जैसा कि आप जानते हैं बाबा बागेश्वर की यात्रा चल निकली है। आज 8वां दिन है इस यात्रा का। यात्रा मार्ग आज क्या रहने वाला है, रूट क्या रहेगा, कितने भक्त आज भी जुड़े हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तो जात पात का भेद मिटाने के मकसद से देखिए यात्रा लगातार आगे तो बढ़ती ही जा रही है। रवीश, आज के पड़ाव क्या रहने वाले हैं, क्या रूट रहेगा, एक बार फिर से अगर आप दर्शकों को बता सकें तो। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि निवाड़ी से ये यात्रा आज शुरू हो चुकी है। आगे बरुआ सागर में दोपहर का विश्राम है और फिर उसके बाद ये ओरछा तिराहे तक ये यात्रा जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा विश्राम जो है वो लिया गया है बरुआ सागर से पहले। यहाँ से बरुआ सागर करीब 3.5-4 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो अपने कुछ समर्थकों के साथ साधु संत जो यहाँ पे आए हुए हैं। खासतौर से अगर देखें तो आज बाल मुकुंदाचार्य भी इस यात्रा में, पैदल यात्रा में शामिल हुए हैं, तो उनके साथ बैठे हुए हैं फिलहाल जमीन पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और ये सभी लोग जो हैं फिलहाल बैठ करके यहाँ पे एक तरीके से फलाहार का सेवन कर रहे हैं और उसके बाद ही में साथ में अगर पैरों में कोई छाले हैं तो उसकी मरहम पट्टी यहाँ पे की जा रही है। साथ ही में थोड़ी देर बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे एक तरीके से ये थोड़ा सा एक छोटा सा विश्राम, एक अल्प विश्राम लिया गया है बरुआ सागर से ठीक पहले। और ये तकरीबन 20 मिनट से फिलहाल ये विश्राम यहाँ पे है। और आपको ये भी बताएं, तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से आप देखिए यात्रा को 8वें दिन भी समर्थन मिल रहा है। पानी का वो जो अगर आप देखें तो टैंकर है एक, उस टैंकर के ऊपर भी आपको खड़े हुए कुछ लोग दिख जाएंगे। हालांकि ये जोखिम भरा है और जब ये यात्रा निकल रही थी तो उस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन लोगों से अपील भी की थी कि वो ऊपर ना खड़े रहें, वो नीचे आ जाएं। लेकिन जब भीड़ होती है वो जाहिर सी बात है उस वक्त किसी की सुनती नहीं। और अगर आप देखें तो हजारों लोगों की भीड़ आपको न केवल इस यात्रा के साथ बल्कि अगर हम कैमरा पैन करें तो आपको दिख जाएगी कि कितने लोग जो हैं यहाँ पे फिलहाल इस यात्रा के साथ चल रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखना चाहती है, उन्हें सुनना चाहती है, क्योंकि वो लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। रुक रुक करके वो माइक से लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और उसके बाद आगे ये यात्रा चलती जा रही है। आज कुल 15 किलोमीटर का सफर है, आपको बता दें, निवाड़ी से जो शुरू हुआ है और आगे जाएगा ओरछा तिराहे तक। बीच में क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी सीमा है तो जाहिर सी बात है अगर आप देखें हमारे साथ तो मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों के जवान जो है, करीब 1000 से ज्यादा जवान हैं दोनों राज्यों को मिला करके, जो फिलहाल इस पूरी यात्रा को सुरक्षा दे रहे हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश पुलिस के साथ होती है लेकिन देवरी गांव के बाद झांसी जिला जो है उत्तर प्रदेश का लग जाता है और ओरछा तिराहे तक क्योंकि झांसी जिला लगेगा उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पे अपना सहयोग दे रही है। उसके बाद ये यात्रा ओरछा के लिए कल रवाना हो जाएगी। ओरछा तिराहे से ओरछा धाम तक का कुल सफर जो है करीब 8 किलोमीटर का होगा और राम राजा दरबार में जाकर के इस यात्रा का समापन हो जाएगा। फिलहाल ये यात्रा जो है अब तक 140 किलोमीटर के करीब चल चुकी है। 20 किलोमीटर के लगभग का सफर और बाकी है और यहाँ से क्योंकि आज ओरछा तिराहे पे इनका रात्रि विश्राम होना है, माना जा रहा है कि वहां पे भी कुछ बड़े चेहरे जो है इस यात्रा के साथ शामिल हो सकते हैं। पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा आज इस यात्रा में शामिल हुए थे। इस यात्रा की शुरुआत में कुंडा के विधायक राजा भैया जो हैं वो भी आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं और माना जा रहा है कि शाम को कुछ और बड़े चेहरे जो है वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आपको बताएं कि ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं मेरे साथ में, ये वो लोग हैं जो अलग अलग शिष्य मंडल हैं, अलग अलग जिलों से आते हैं। ये इस यात्रा का जो बाहरी घेरा है, सुरक्षा घेरा, ये उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। उसके बाद अंदर का जो घेरा है उसकी जिम्मेदारी पुलिस संभालती है। और इसके साथ में जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अपने जो पीएसओ हैं जो उन्हें मिले हुए हैं, क्योंकि उनको भी जो सुरक्षा मिली हुई है जिस कैटेगरी की, वो उनके पीएसओ उनके साथ चलते हैं और साथ ही में उनके अपने जो शिष्य हैं वो उनके साथ में चलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 8वां दिन जो है वो आधा बीत चुका है। अब कुछ समय की कुल 2 दिनों की, 1.5 दिनों की यात्रा बस और शेष रह गई है, जिसके बाद इस यात्रा का समापन हो जाएगा। रवीश, आप पहले दिन से लेकर अभी तक यात्रा को कवर कर रहे हैं, कल भी करेंगे। अभी तक आपने श्रद्धालुओं की संख्या में क्या इजाफा देखा है या उतनी ही संख्या बनी हुई है? क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम बड़े चेहरे भी इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी आप तमाम इंतजाम बता रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स की ओर से सुरक्षा तो है ही, पुलिस के जवान भी हैं वहां पर। करीब कितनी फोर्स वहां पर लगी हुई है, बताएं जरा। बिल्कुल, जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं ये मध्य प्रदेश पुलिस है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस है और दोनों को मिलाकर के अगर देखा जाए
तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 1000 से ज्यादा यूपी पुलिस और एमपी पुलिस के जवान जो है वो मिल करके इस पूरी यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस समेत जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यूपी पुलिस के, वो लगातार इस पूरी यात्रा पे नजर रखे हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भीड़ आप देख रहे हैं उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि फिलहाल इस यात्रा में जो लोगों की भीड़ है वो कम तो नहीं हो रही है, लेकिन बढ़ती जरूर जा रही है। क्योंकि इस भीड़ में अब जैसे जैसे ये ओरछा के पास पहुंचती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। निवाड़ी से भी कई सौ लोग जो हैं वो इस यात्रा के साथ जुड़ गए। और अगर आप तस्वीरों में देखें, जिसको हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, तो दूर तक आपको जो भगवा झंडे दिख रहे होंगे, वो साफ तौर पे आपको एक बेहतर तस्वीर दिखा पा रहा होगा कि किस तरीके से इस समय इस यात्रा में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। और अब जैसे जैसे ये यात्रा अपने पड़ाव की ओर पहुंचने वाली है, पड़ाव की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे इस यात्रा के साथ लोगों के जुड़ने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। जी रवीश, एक और चीज, 8 दिन हो चले हैं, 8वां दिन दोपहर हो गई है। आपने जितनी भी बार बाबा से बात की, क्या बाबा पूरी तरह से आपको आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं जिस उद्देश्य के साथ बाबा इस यात्रा पर निकले हैं? बातचीत करके आपको क्या समझ में आया? जी बिल्कुल, ये सवाल हमारा भी था उनसे कि आप इतनी बड़ी एक यात्रा निकाल रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है, तो इस भीड़ को देख के आपको क्या लगता है? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस भीड़ को देख करके उन्हें अब अगली यात्रा की तैयारी का जोश और जुनून जो है वो जरूर मिल गया है, इसकी प्रेरणा मिल गई है उन्हें। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भले ये यात्रा 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ जो उनके साथ जुड़ी है, उन्हें अब इस बात का एहसास है कि ये भीड़ उनके साथ आगे भी जुड़ने वाली है। और इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि इस यात्रा के साथ उन्होंने जन जागरूकता शुरू कर दी है, जन जागरूकता फैला दी है। और अब जो है वो अगली यात्रा में इससे ज्यादा भीड़ लेकर के आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो यात्रा मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर होगी, जो कि 2025 में, साल 2025 में निकलेगी। तो ऐसे में जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब हमने भी जब उनसे मांगा था, तो उनका यही कहना था कि इस पहली यात्रा से उन्हें अब अगली यात्रा के लिए कई सीख मिल गई है, जिसे वो अगली यात्रा में लेकर के आएंगे। तो कुल मिला के उनका कहना है कि जो संकल्प उन्होंने लिया है वो भले ही इस अकेली यात्रा से पूरा ना हो, लेकिन उस संकल्प को पूरा करने के लिए अभी उन्हें और कई ऐसी यात्राएं निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल रवीश, ये तो आपने बताया कि बाबा का इसको लेकर क्या सोचना है, जिस मकसद के साथ उन्होंने यात्रा की शुरुआत की, लेकिन जो तमाम अनुयायी हैं, जो अलग अलग जगहों से लोग जुड़ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं इस यात्रा को लेकर? उनको क्या समझ में आया? जो मकसद था जोड़ने का, क्या उस तरीके से लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग शहरों से? जी बिल्कुल, हम लोगों से बात ही करते हैं, सीधे आपकी बात भी करा देते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि यहाँ पे जो संकल्प महाराज ने लिया है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। और हम लोगों से बात करके, भीड़ यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि बीच में लगातार जो है वो नेटवर्क की बड़ी एक समस्या यहाँ आती रहती है, लेकिन इस बीच हम कोशिश करते हैं लोगों से बात करवाने की, उन्हें क्या लगता है कि क्या वो इस संकल्प को पूरा होते हुए देख पा रहे हैं इस यात्रा के साथ। ये हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब देखिए महाराज उठने वाले हैं, वो चल देंगे। आप बताइए क्या लगता है? बिल्कुल हो जाएगा। हिंदू के सनातन धर्म जो था कि सोया हुआ था वो जाग चुका है। अब के सारे लोग एक हो जाएंगे बागेश्वर धाम के साथ और बालाजी सरकार के साथ, कि हिंदू जरूर दतिया से बागेश्वर महाराज गुरु का पूरे देश में फैल चुका है सागरनंद, और पूरे हिंदू जाग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं रवीश, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे अभी फिलहाल तस्वीरें देखिए रवीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवीश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हमने सुना कि जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, उनका उत्साह बहुत ज्यादा हाई है। और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे लोगों को देख पा रही हूं जो एक ही तरीके के कपड़े धारण किए हुए हैं। तो क्या ये किसी ग्रुप से आए हुए लोग हैं या किसी मंडल से आए हुए लोग हैं? इसके बारे में अगर आप कुछ अपडेट दे तो। चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी के साथ। लेकिन पद यात्रा की तस्वीरें सामने, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर है और पैरों में छाले पड़ गए हैं।
और बिना किसी शिकन के, बिना किसी इस चीज के कि कोई भी परेशानी नहीं है, कुछ भी उनको परेशान नहीं कर रहा, इस सोच के साथ अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं कि सबको एकजुट करना है, जो कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी कहा जा रहा है। अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ये पद यात्रा जो है 21 नवंबर से शुरू हुई, बागेश्वर धाम से इसकी शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में भक्त इस पद यात्रा में पहले दिन से ही चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे उनका काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद पैदल चल रहे हैं, यात्रा में शामिल लोगों को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जात पात के भेदभाव को दूर करना है, इस भेदभाव को भुलाकर लोगों को एकजुट करने की अहमियत वो लगातार समझा रहे हैं। बाबा बागेश्वर को इस यात्रा में अपार जनसमूह का समर्थन मिल रहा है। कई नेता, कई अभिनेता भी इस यात्रा का लगातार हिस्सा भी बने हैं। दिलों में भेदभाव दूर करने का संकल्प और मन में एकता का भाव लिए ये भक्त अपने अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़े। बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा के 8वें दिन भी भक्तों का उत्साह देखने लायक था। समाज में जात पात, भेदभाव और छुआछूत मिटाने के मकसद से चल रही एकता यात्रा जैसे जैसे मंजिल के नजदीक पहुंच रही है, आस्था, भक्ति, उमंग के रंग गाढ़े हो रहे हैं। हाथों में बजरंग बली की ध्वजा लिए ये भक्त बिना थके, बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। झूमते गाते पदयात्रा करते इन भक्तों में अपार जोश और उल्लास नजर आ रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का आज 8वां दिन है। आज एक तरीके से देखा जाए तो अब 2 दिन शेष रह गए हैं इस यात्रा के। कल 29 नवंबर को ये यात्रा ओरछा के राम राजा दरबार में जाके समाप्त हो जाएगी। खजुराहो झांसी नेशनल हाईवे का ये वो हिस्सा है जिस पे फिलहाल ये यात्रा आज रात्रि विश्राम के लिए रुकी थी। निवाड़ी का ये रेस्ट हाउस इलाका है। इसके बाद ये आज ओरछा तिराहे तक जाएगी। करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये यात्रा आज। और इस पूरी यात्रा में अगर देखा जाए तो अब तक कुल 140 किलोमीटर का सफर जो है वो तय हो चुका है। आप चाहे दूसरी तरफ भी अगर हम देखें आपको तो तस्वीरों में दिखाते हैं कि कैसे ये यात्रा में अभी भी आपको बड़ी संख्या में लोग दिख जाएंगे जो इस यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं, इस पदयात्रा में शामिल होकर के लगातार चल रहे हैं। सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो निवाड़ी की है। वहां से ये यात्रा अब आगे ओरछा के लिए शुरू हो चुकी है और ये तमाम लोग हाथों में भगवा झंडे लिए पहले दिन से इस यात्रा के साथ शामिल है। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या अब तक का इनका अनुभव रहा है इस यात्रा का। ये बताइए कि 8 दिन अब हो गए हैं इस पूरी यात्रा का, अनुभव कैसा रहा है आप तमाम लोगों का इस यात्रा को लेकर के? बहुत ही शानदार अनुभव रहा है। जो जहाँ तक हमको लग रहा है इतनी भीड़ मतलब जो महाराज जी के साथ चल रही है, कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए जो हिंदू इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारा हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। आप बताएं कहाँ से हैं आप? सर मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से आप हैं, तो आपको कब लगा कि इस यात्रा में शामिल होना चाहिए और क्यों? सर होना चाहिए, सब लोगों को होना चाहिए इसमें सर, ईसाई, बौद्ध धर्म, इन सब लोगों को होना चाहिए क्योंकि सब धर्म तो हमारा हिंदू है ना। तो उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती है जो बौद्ध धर्म में कि हमारा हिंदू धर्म है, हम लोगों को साथ में चलना चाहिए। जाति पात को मिटाना, भेदभाव सब मिटा दो अब, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा। ये भी कहना है कि हम हिंदू हैं और अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारा कोई राष्ट्र तो है नहीं। अगर नेपाल के साथ होगा तो हम यहाँ बुला लेंगे, अगर बांग्लादेश में हुआ तो हमने यहाँ बुला लिया, पाकिस्तान में हुआ तो हमने यहाँ बुला लिया, अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम कहाँ जाएंगे। देश के अलग अलग राज्यों से आए भक्त इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बागेश्वर धाम में इन भक्तों की अनंत आस्था है और ये भक्ति इनकी ऊर्जा में दिख रही है। 7 दिन की यात्रा पूरी होने के बावजूद न तो चेहरे पर थकान है और न जोश में कोई कमी। पदयात्रा जहां जहां से गुजर रही है, पूरे रास्ते पदयात्रा में शामिल हुए लोगों का तहे दिल के साथ स्वागत हो रहा है। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई ये यात्रा अब तक करीब 125 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरुआत के बाद अब तक पिपटिक टाउन, नौगांव, देवरी बंधा, मऊरानीपुर और घुगसी होते हुए एकता यात्रा निवाड़ी पहुंची। आज बाबा बागेश्वर का काफिला ओरछा के तिगड्डा पहुंचेगा। सुबह ओरछा के रामराज मंदिर पहुंचकर एकता यात्रा समाप्त होगी। इसी मंदिर में श्री राम की पूजा अर्चना के साथ ही एकता यात्रा का संकल्प पूरा होगा। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को तमाम नेताओं और अभिनेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। अब तक कई नामी चेहरे इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं।
पदयात्रा को मिल रहे इस समर्थन से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बहुत उत्साहित हैं और इस यात्रा के जरिए वो समाज से भेदभाव मिटाकर एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। निवाड़ी से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एकता पदयात्रा में साधु संतों के अलावा रोजाना देश भर के हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन यात्रियों के लिए खास इंतजाम भी किए हैं ताकि किसी को कष्ट न उठाना पड़े। भक्तों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए चिकित्सकों की टीम भी साथ चल रही है, तो भोजन और आराम की व्यवस्था भी यात्रा के पड़ाव पर होती है। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित सैंपलिंग की जा रही है। यात्रा की सुरक्षा के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा बदस्तूर जारी है। यात्रा शुरू होने के 8 दिन बाद भी न तो भक्तों के चेहरे पर थकान है और न ही इनके जोश में कोई कमी आई है, बल्कि वक्त के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एकता पदयात्रा में रोज 1 लाख से ज्यादा भक्त शामिल होते हैं। आम से लेकर खास तक सभी बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ इस काज में अपना योगदान दे रहे हैं। इस यात्रा के जरिए जब भक्त अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को आतुर दिखाई देते हैं, तो पंडित शास्त्री की टीम भी उनका ध्यान रखती है। यात्रा की सुरक्षा तो पुलिस कर ही रही है। मेडिकल इंतजामों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। ठहरने और खाने का इंतजाम धीरेन्द्र शास्त्री की टीम बड़े जतन से कर रही है। 9 दिनों की इस पदयात्रा के हर पड़ाव पर टीम 2 दिन पहले ही पहुंच जाती है। टीम यहां खाने और ठहरने की व्यवस्थाएं देखती है। हर पड़ाव पर 120 से 150 कारीगर खाना बनाने के लिए तैनात रहती है। दोपहर में खाने का इंतजाम तो रहता ही है। शाम 6 बजे से देर रात 3 बजे तक भोजन परोसने का काम चलता रहता है। हर चीज की पूरी व्यवस्था है। रास्ते में लोगों ने, गांव वालों ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। हर गली में, हर मोहल्ले पे, हर बाजार में पूरी व्यवस्था, चाय पानी खिचड़ी। इतना आप चंडीगढ़ से हो, आपने इतना सोचा था कि इतना स्नेह इस यात्रा को इस पूरे रास्ते में मिलता रहेगा? नहीं, इतना सर जी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था जितनी हमें यहाँ पर व्यवस्था मिल रही है। शासन प्रशासन, गांव वालों की, बाजार वालों की, हर एक भाईचारों की, सभी यहाँ पर एक जैसे परिवार जैसे सभी मिल करके हैं और पूरी मतलब सहयोग पूरा प्रशासन का मिला। भक्तों और यात्रियों के खाने का इंतजाम इतना अच्छा होता है कि भीड़ नहीं लगती और आराम से लाखों लोग खाना भी खा लेते हैं। एक जगह प्लेट दी जा रही होती है तो एक जगह पूरियां और चावल दिए जाते हैं। ऐसे ही दाल और सब्जी बांटी जाती है। इसके लिए भी कई लोगों को लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की अफरा तफरी न फैले। सभी लोग मिलजुल कर साथ में खाना खाते हैं, वो भी पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ, क्योंकि यात्रा में भोजन को प्रसादी कहा जाता है, यानी भगवान का प्रसाद। इसलिए लोग भोजन बर्बाद भी नहीं करते। जहां खाना बनता है वहां भी शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। खाना लकड़ी से बनाया जा रहा है जिससे कि उसकी पौष्टिकता बनी रहे।
शुद्धता का ध्यान प्लेट को साफ करने में भी बड़ी शिद्दत से रखा जा रहा है। सिर्फ खाने पीने की ही नहीं, इस पद यात्रा के यात्रियों के लिए गद्दे और उनके सोने के लिए उचित इंतजाम पहले ही कर लिया जाता है, ताकि किसी को भी आराम करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगले दिन फिर यात्रा में शामिल होना जरूरी है। ऐसे में टेंट ऐसा लगाया गया है ताकि लोगों को ठंड भी ना लगे और उनकी नींद पूरी हो जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 160 किलोमीटर लंबी एकता पद यात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई थी, जो 29 नवंबर को मध्य प्रदेश के ओरछा धाम पहुंचेगी और यहीं पर पूजा पाठ के साथ यात्रा का समापन होगा। रवीश पाल सिंह, निवाड़ी, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कल एकता पद यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पद यात्रा को समर्थन देने पहुंचे हैं मशहूर सांसद, बीजेपी के एक बड़े चेहरे और एक बड़ा चेहरा भोजपुरी सिनेमा का भी मनोज तिवारी। आप गुरु के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक हैं। आज आप समर्थन देने पहुंचे, 7वें दिन ये यात्रा गई। कितना बड़ा संकल्प मानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इसे? वैसे तो इस यात्रा के नींव में मैं हूँ, लेकिन चूंकि सशरीर भी हमें महाराज जी का जो यात्रा है इसको समर्थन देना है, और ये यात्रा इस समय विश्व के सनातनियों की सबसे बड़ी यात्रा हो गई है, जिसमें सिर्फ प्रेम बांटा जा रहा है, जिसमें सिर्फ एकता की बात हो रही है। किसी से कोई नफरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनातन की जय है। और सनातन जितना मजबूत होगा, देश और विश्व की शांति उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसलिए मैं इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। जी, एक सवाल ये भी है कि आप खुद भी सनातनी हैं, आपने एक बड़ी सब यात्रा को भी इसको नींव के तौर पे देखा है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, गुरुजी का भी कहना है कि एक बहुत गंभीर विषय है। यहाँ पे भी लोगों को समय पर चेत देना चाहिए, नहीं तो हालात जो है कमोबेश वैसे ही होंगे जैसे बांग्लादेश में है। ये अभी उन्होंने अपनी पूरी यात्रा के दौरान कहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, समय से सजग हो जाना चाहिए, और देश के सनातनी, देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर पूरी तरह भारत की भी नज़र है। विश्व समुदाय को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि भारत इस तरह से हिंदुओं पे अटैक को केवल मूक दर्शक बन के तो नहीं देख सकता। हमारे देश की सरकार भी बहुत चिंतित है, और हम बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार का, हम दुर्व्यवहार का निंदा करते हैं, और आगे इन लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है इसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल मनोज जी, वक्फ बोर्ड को लेके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या फिर सनातन का बोर्ड बने। आप सांसद भी हैं और वक्फ बोर्ड को लेके संशोधन भी इस बार संसद में बिल आना है। देखिए, अभी बड़ा अच्छा समय है। आज की भारत की राजपीठ व्यासपीठ को ध्यान से सुनती है, और हम ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसका निदान भी करें। आप जो एक बड़ा चेहरा भी है भोजपुरी का, एक दो शब्द अगर 2 लाइन आप कह सकें गुरु जी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, हम तो राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। देखिए, रूस यूक्रेन की जंग ने न सिर्फ मानव जाति को प्रभावित किया है, बल्कि परिंदों को रास्ता बदलने पर भी मजबूर कर दिया है। साइबेरियन डेमोसाइल ट्रेन के नए रूट से इस बात का खुलासा हुआ है। पहले ये परिंदे नेपाल के रास्ते भारत आते थे, लेकिन जंग की वजह से अब पाकिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश कर गए हैं, वो भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा दूरी तय करके। राजस्थान के जोधपुर में खींचन प्रवास पर आए साइबेरियन डेमोजेल ट्रेन के इस समूह में मौजूद नीले पीले टैग लगे सुखपात ने इन परिंदों के आगमन के नए रास्ते से पर्दा हटा दिया है। सालों से नेपाल के रास्ते खींचन पहुंचने वाली डेमोजेल ट्रेन यानी कुरजान इस बार पाकिस्तान के रास्ते जैसलमेर से होकर भारत की सीमा में दाखिल हुई है।
जिसकी सबसे बड़ी वजह रूस यूक्रेन जंग मानी जा रही है। जानकारों की माने तो हर बार कुर्जा हिमालय की वादियों को पार कर नेपाल के रास्ते भारत पहुंचती है। नेपाल के रास्ते भारत आने पर इन पक्षियों को 2800 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। लेकिन इस बार इस यात्रा के दौरान सुखपाक ने रूस, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते जैसलमेर सीमा से भारत की सीमा में प्रवेश किया है। इस नए रूट पर इसे 3676 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी है। साइबेरियन डेमोइसेल क्रेन सुखपाक की पहचान इसी विशेष नीले पीले टैग से हुई। 20 जुलाई 2024 को रूसी वैज्ञानिक एलेना मुद्रिक और उनकी टीम ने इसे साइबेरिया में टैग किया था। तब ये पक्षी 3.5 महीने का था, अब 7.5 महीने का है। इस टैगिंग के बाद सुखपाक ने 3676 किलोमीटर का सफर पूरा किया है। इससे पहले सुखपाक का जर्नी रिकॉर्ड 2800 किलोमीटर की दूरी का था। 2024 को डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी उनके साथ में ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर्स आए हुए थे और हम छत के ऊपर से बाइनोकुलर से देख रहे थे तो एक अचानक हजारों के बीच में से एक बेड डेमोइसेल क्रेन के पैर के अंदर रिंग दिखी थी। येलो एवं ब्लू कलर की रिंग देखी थी। ये रिंग 20 जुलाई 2024 को एलेना एवं उनकी टीम द्वारा साइबेरिया रशिया में लगाया गया था। जब ये रिंग लगाई थी उस टाइम ये पक्षी की 3.5 महीनों का था और आज ये पक्षी 7.5 महीनों का हुआ। तो मैंने इस रिंग को डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी के साथ मिलकर हमने फोटोग्राफी की और फोटो हमने एक ग्रुप में भी शेयर किया और डॉक्टर दाऊलाल जी बोरा को भी फोटो भेजा था। तो उन्होंने ये कहाँ से लगाया कैसे लगाया उन्होंने कंफर्म करवाया। टैग लगे डेमोइसेल क्रेन सुखपाक की इस यात्रा से कुर्जा के प्रवास के पैटर्न और उनके जीवन चक्र के बारे में अहम जानकारी मिलती है। हर साल सर्दी के मौसम में डेमोइसेल क्रेन जोधपुर के खींचन गांव पहुंचते हैं। ये गांव प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार रूस यूक्रेन जंग की वजह से इन्हें खींचन पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करते हुए लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ा है। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना को अब दुर्गम सरहदी इलाकों में रसद और सामानों की आपूर्ति में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेना को मिल गया है सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन। ये ड्रोन अपने वजन से 50% तक ज्यादा वजन उठाकर लंबी उड़ान भर सकता है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए मिसाल भी है। दुर्गम इलाकों में सामान पहुंचाना हो, सरहद पर तत्काल मदद पहुंचानी हो, भारतीय चौकियों पर राशन पहुंचाना हो, अब ये सब काम मिनटों में हो सकता है, क्योंकि भारतीय सेना को मिल गया है अनमैन्ड इलेक्ट्रिक सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन। इंड्योर एयर सिस्टम नाम की कंपनी ने IIT कानपुर के सहयोग से भारतीय सेना के लिए खास सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन बनाया है, जिसे सेना में शामिल किया जा चुका है। ये ड्रोन भारतीय सेना के पूर्वी कमांड में काफी ज्यादा मदद करेगा। ये ऐसी जगहों पर सामान पहुंचा सकता है जहां बड़े वाहन नहीं जा सकते थे या सैनिकों को आने जाने में ज्यादा दिक्कत होती थी और काफी वक्त लगता था। हेलीकॉप्टर जैसा दिखने वाला सबल 20 एक इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है। इसमें कई तरह की पिच टेक्नोलॉजी है ताकि ये आराम से 20 किलोग्राम वजन तक के सामान को उठाकर उड़ान भर सकता है। यह अपने वजन का 50% वजन लेकर लंबी उड़ान भर सकता है। सबल ड्रोन की डिजाइन चिनूक हेलीकॉप्टर से प्रेरित लगती है। इसकी डिजाइन इसे बेहतर स्थिरता, ऊंचाई वाले स्थानों पर सटीक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसमें टर्बुलेंस का रिस्क कम है। ये ड्रोन किसी भी तरह के भौगोलिक परिस्थितियों में सामान की डिलीवरी करने में सक्षम है और जरूरत पड़ने पर सैनिकों तक हथियार, दवा, रसद जैसी चीजें इस ड्रोन के जरिए पहुंचाया जा सकता है। ये ड्रोन लंबी दूरी और ऊंचाई वाले स्थान पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। ये ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक से लैस है। इसके पंखों का RPM कम है, इसलिए इसमें आवाज भी बहुत कम है। इसकी वजह से दुश्मन को इसके आने की खबर भी नहीं होगी। दावा ये किया जा रहा है कि दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने में ये ड्रोन मील का पत्थर साबित होगा। ये ड्रोन
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सियाचिन की जिन पहाड़ियों तक अब तक सिर्फ सेना के जवान ही पहुंचा करते थे, वो पहाड़ियां अब सैलानियों से गुलजार होने वाली हैं। सेना ने सियाचिन की बर्फीली चोटियों और गलवान तक सैलानियों को पहुंचने की पहल की शुरुआत कर दी है। बहुत जल्द ट्रांस हिमालयन ट्रैक which we are sponsoring, Soul of Steel trek in Uttarakhand, that is mountain skill survival challenge, opening of trek to Siachen Glacier for all citizens. And of course, we are gradually opening up the battlefields, including Kargil and Galwan, for tourists to get first-hand experience of such battlefield and empathize with the soldiers who laid out their life for the sake of this country. Army Adventure Wing provides one-window security clearance and coordination for such adventure initiatives, and in last few years 42 trips is something which we have already endorsed. सेना की स्नैक, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।